जी। रूस और एक चीन, वो अपने सैटेलाइट्स और इनकी मदद से भी ईरान को पूरी जो है ना विजिबिलिटी दिखा रहे हैं। और इस वक्त एक एक चीज वाजे है ईरानी लीडरशिप के सामने। अमेरिका की तबाही यकीनी है अगर उसने दोबारा जंग छेड़ी। 40 दिनों तक जंग जारी रही, उसमें ईरान ने साबित कर दिया कि वो तरने वाला नहीं है और वो तुर्की बतुर्की जवाब दे सकता है। ईरानी वजीर खारजा अरागचीन साहब ने कहा है कि अमेरिका खास तौर पे और इसराइल दोनों वुंडेड एनिमल्स यानी कि जख्मी जानवर की तरह से कर रहे हैं। इसराइल जो है वो तो किसी तरह अमन नहीं चाहता है, क्योंकि वो तो चाहता यही है कि ईरान को शिकस्त फाश हो, जो उसका ग्रेटर इसराइल का ख्वाब है वो पूरा हो सके। उन्होंने भारत में भी खुफिया बेसिस बनाई हुई हैं और भारत उनका बहुत बड़ा हलीफ है। ट्रम्प साहब काफी तैयारी के साथ वो चीन तशरीफ ले गए, लेकिन उनको वहां जाकर के कल्चरल शॉक मिला। शी जिनपिंग ने जो उनको सबक सिखाया है तो उनके होश ठिकाने आ गया। वो इस पे तुले हुए हैं कि मैंने कोई एक्शन करना है। बेशतर जो है वो अब इस बात के ऊपर राजी नहीं है कि वो दोबारा से अमेरिका को इजाजत दे हमला करने की ईरान के ऊपर। दो हलीफ रह गए हैं अमेरिका के साथ या इजराइल के साथ, वो हैं यूएई और बहरीन। पाकिस्तान दिन रात इस जस्तजू में है कि किसी तरह आइंदा जंग ना हो। ईरान का एक बहुत बड़ा हलीफ है पाकिस्तान, जो कि हम हैं और हमें फख्र इस बात के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनफूड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ट्रंप के दौरे चीन के बाद मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और कुछ हमें सिचुएशन ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि एक मरतबा फिर से ईरान पर हमला करने की तैयारी की जा रही है। हथियार पहुंचा दिए गए हैं, तैयारे पहुंचा दिए गए हैं। ऑन दी अदर हैंड मिलिट्री की मूवमेंट्स देखने को मिल रही हैं। यूएई के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही हैं। उनकी पॉलिसी के अंदर बड़ा एक हमने शिफ्ट देखा है। तो ओवरऑल जो इस वक्त मिडल ईस्ट की सिचुएशन है उस पर बात करने के लिए और क्या इसका मुस्तकबिल हो सकता है इसमें, अगर इजराइल और अमेरिका मिलकर दोबारा से कोई हमला करते हैं ईरान पर तो फिर उसके नताइज क्या होंगे, ये तमाम तर पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ग्रुप कैप्टन एस एम हाली। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, इट्स माय प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कोई सालसी का किरदार पाकिस्तान अभी अदा कर रहा है, क्योंकि ईरान की जानिब से स्टेटमेंट सामने आ रही है वजारत खारजा की जानिब से कि पाकिस्तान इज स्टिल ट्राइंग इट्स बेस्ट कि जो है वो सालसी का किरदार अदा कर सके, बर्फ़ पिघल सके। तो क्या कोई ऐसी कोशिशें जारी हैं? नहीं, पाकिस्तान की जानिब से तो बहुत ज़्यादा कोशिशें जारी हैं और पाकिस्तान दिन रात इस जो है जस्तजू में है कि किसी तरह आइंदा जंग ना हो और बल्कि मामला जो है वो किसी डील के ऊपर, किसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ख़त्म हो, ताकि ख़ित्ते में अमन आए। लेकिन वास्ता ऐसे मक्कार दुश्मनों से पड़ा है। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका और इसराइल की, जो कि असल में तो उनको अपने अहदाफ हासिल नहीं हुए। चूंकि अहदाफ हासिल नहीं हुए तो इसलिए वो जंग बंदी अगर करते हैं तो फिर उनको यही महसूस होता है कि उनकी इतनी ज़्यादा सुबकी होगी और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। तो इसलिए वो अब जो है, जिस तरह के ईरानी वजीर खारजा अरागचीन साहब ने कहा है कि अमेरिका ख़ास तौर पे और इसराइल दोनों वो एक वुंडेड एनिमल्स यानी कि एक जख्मी जानवर की तरह से कर रहे हैं, जो कि गिरते गिरते भी जो है ना हमला करने की कोशिश में होता है कि वो मैक्सिमम जो है वो नुकसान पहुंचा सके। तो सर, क्या लगता है कि कोई डील हो सकेगी या फिर नहीं हो सकेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी रिसेंटली ये कह रहे हैं कि ईरान बड़ा बेताब है मुज़ाकरात करने के लिए, ईरान बड़ा बेताब है डील करने के लिए। तो क्या वाकई में ईरान बेताब है या ये बेताबी ट्रंप की जानिब से है? नहीं, दो तीन बातों को आपको देखना पड़ेगा। जी। अभी जो है ट्रम्प साहब काफ़ी तैयारी के साथ वो चीन तशरीफ़ ले गए और उनका ये ख्याल था कि चीन को जो है वो जिस तरह के सौदागर हैं अपना ट्रम्प साहब, वो अपने एलॉन मस्क और नवीडिया और इन सब के जो है ना सरबराहान को साथ लेकर के गए थे। और उनका ख्याल था कि वो कुछ अट्रैक्टिव किस्म की कमर्शियल डील्स चीन के सामने लहराएंगे तो चीन जो है वो उनका साथ देगा और ईरान के ख़िलाफ़ भी हो जाएगा और फिर उनकी सारी बातें मान ली जाएंगी। लेकिन उनको वहाँ जाकर के कल्चरल शॉक मिला। कल्चरल शॉक इस तरह से मिला कि वो तो इस तैयारी में गए थे कि हम जो है वो ऊपर से बात करेंगे, लेकिन वहाँ पे जो है ना उनका मुकाबला था 5 से 7 हज़ार साल पुरानी जो है तहजीब से। शी जिनपिंग ने जो उनको सबक सिखाया है तो उनके
होश ठिकाने आ गया। ऑल्दो बहुत सी बातें मैं समझता हूँ कि ट्रम्प साहब की समझ में भी नहीं आई होंगी, लेकिन हम्म। लुबे लुबाब यह है कि जो उनके जहन में था कि मैं चीन को अपने साथ कर लूँगा और ईरान के जो है वो मिल करके दबाव डालेंगे और उसके बाद फिर वो अपनी जो है ईरान को शिकस्त के नाम के ऊपर जो है फिर कोई डील हो जाएगी। लेकिन चीन तो उन ना उनकी किसी बात में आया, उल्टा उनको आईना दिखा दिया और उनको हम्म। सबक सिखा दिया। तो वहां से वापस आकर के वो फिर बहुत ज्यादा तिलमिलाए हुए हैं और भिन्नाए हुए हैं कि उनको एक नतीजा चाहिए। नतीजा क्या चाहिए कि कम से कम वो दिखा सकें कि उन्होंने ईरान को ज़ेर कर दिया है। तो अब ऐसे जो दुश्मन होते हैं ना बेटा, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। और उनके पास मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ और इसराइल की, उनके पास हथियार तो अब भी हैं, हालांकि काफी सारे उन्होंने गंवा दिए, लेकिन वो इस पे तुले हुए हैं कि मैंने कोई एक्शन करना है। क्योंकि एक ही उनको काम आता है एक्शन करना, लेकिन वो एक्शन कितना महंगा पड़ेगा वो अगर आप आगे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। सर ये अभी जिस एक्शन की आप बात कर रहे हैं उसके हवाले से अगला क्वेश्चन मैं करने लगा था कि मिडल ईस्ट के अंदर, इसराइल के अंदर हथियार पहुंचाए गए हैं, कुछ हथियारों से भरे तैयारे वहां पर पहुंचा दिए गए हैं। तो ये क्या, ये जिस जिस एक्शन की आप बात करें उस एक्शन की तैयारी की जा रही है? और अगर फिर उसके बाद बताइएगा, अगर तो तैयारी की जा रही है, एक्शन किया जाता है, तो फिर उसके आउटकम्स क्या होंगे? अमेरिका इस कोशिश में है कि अभी भी वो धौंस जमाए और ईरान को जो है ना धमका करके उसको उससे कोई ऐसा डील पे दस्तखत ले ले जिसको कि वो अपने वतन में या कम से कम दुनिया के सामने या अमेरिकियों के सामने बता सके कि अमेरिका का पलड़ा भारी रहा है। लेकिन ईरान जो है, पहली बात तो यह है कि ना उसने जंग हारी है, ना उसने कच्ची गोलियां खेली हैं। ठीक है, उसकी जो लीडरशिप है वो शहीद हो गई और तय दर पे शहीद होती रही, लेकिन उसके अंदर इतनी डेप्थ है कि वो तैयार खड़ी है। तो यही चीज जो है वो अमेरिका को और इसराइल को, दोनों को जो है ना वो बिल्कुल कबूल नहीं है। इसराइल जो है वो तो किसी तरह अमन नहीं चाहता है, क्योंकि वो तो चाहता यही है कि ईरान को शिकस्त फाश हो, और दूसरे ये है कि खित्ते में जो है जो उसका ग्रेटर इसराइल का ख्वाब है वो जो है कम अज कम पूरा हो सके। लेकिन उसके पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ईरान ने जिस भरपूर अंदाज से जवाब दिया वो सामने नजर आ रहा है। अब जो आप सवाल कर रहे हैं कि असलहा पहुंचाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, दो तीन चीजें तब्दील हो गई हैं 28 फरवरी के बाद। जो 40 दिनों तक जंग जारी रही उसमें ईरान ने साबित कर दिया कि वो तरने वाला नहीं है और वो तुर्की बतुर्की जवाब दे सकता है। लेकिन जो बहुत अहम बात यह हुई कि जहां जहां अमेरिका के अड्डे थे, मैं मशरिक वस्ता की बात कर रहा हूँ, गल्फ कंट्रीज की, तो उनमें से बेशतर जो है वो अब इस बात के ऊपर राजी नहीं है कि वो दोबारा से अमेरिका को इजाजत दे हमला करने की ईरान के ऊपर, सवाए यूएई के। यूएई के ऊपर मैं एक लम्हे के बाद आता हूँ। जी सबसे जी। पहले नाम ले लेते हैं सऊदी अरब का और कतर का। तो जो दो हलीफ रह गए हैं अमेरिका के साथ या इसराइल के साथ, वो हैं यूएई और बहरीन। वो बहरीन तो किसी शुमार में नहीं है, लेकिन कम से कम एक मुल्क है और उसका एक वोट होता है। तो वो यूनाइटेड नेशंस में और इधर उधर तरह तरह के करारदादे पेश करने के लिए सिर्फ है। यूएई जो है वो खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा असलहा पहुंचाया गया है दोबारा से। और अब तो बात खुल के आ गई है कि जब जंग भी जारी थी तो नेतन्याहू भी और मुसाद के चीफ भी और इजरायली जो है कमांडर इन चीफ भी यूएई आए थे ताकि वो ऑपरेशंस को जो है डायरेक्शन दे सके। वो अलग बात है कि ईरान ने भरपूर जवाब दिया, लेकिन अब फिर से वहाँ असलाह पहुंचाया गया है और यूएई जो है वो तैयार है अपना रोल जो है प्रॉक्सी के लिए इस्तेमाल करने के लिए। तो प्रॉक्सी के तौर के ऊपर सिर्फ यूएई ही जो है वो कर सकता है। सऊदी अरब, कतर और ये जो ममालिक है इसके लिए तैयार नहीं। तो अब बात रह जाती है कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। पहली बात तो जी। यह है कि सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका ने अगर दोबारा हमला किया तो इसके बहुत खतरनाक नतज होंगे, जो जिसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है अमेरिका और इसराइल को होगा। क्योंकि ईरान के पास कई सतहों पर जवाब देने के ऑप्शंस मौजूद हैं। बराह रास्त मिसाइल और ड्रोन हमले, आबनाए हुर्मुज को वो दबाव के लिए इस्तेमाल करेगा और आगे बहुत ज्यादा करेगा। फिर उसके जो इत्तेहादी ग्रोह है जिनको उसने पहले बहुत ज्यादा मुतहर्रिक नहीं किया सवाए हमास के जो है, लेकिन हूती भी हैं, तो वो अगर मैदान जंग में आ गए
तो उसके बाद फिर वो नाटका बंद कर देगा अमेरिका का, इसराइल का और पूरे यूरोप का। और फिर साइबर वॉरफेयर जो है वो उसमें भी ईरान तैयार है और उसके पास ज़खायर है। और ईरान का जो असलह खाना है वो अब भी जो है वो मशरिक़ वस्ता में सबसे बड़ा और मुतनव्वे है, जिसमें हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स और क्रूज शामिल है। अच्छा सर, ईरान ने वार्निंग भी दी है मुत्तहिदा को कि अमारात इसराइल की साजिशों में शामिल ना हो। अगर शामिल हुआ तो इसके संगीन नताइज होंगे। तो इस मर्तबा फिर खुलकर अगर जंग होती है तो फिर मुत्तहिदा इसका मतलब इसराइल का साथ देगा और ईरान फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा जैसे इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। देखिए, मुत्तहदा अरब अमारात जो है वो बज़ाते खुद उनकी अपनी आवाज़ तो है ही नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से प्रॉक्सी बन चुके हैं इसराइल के। और जाहिर है मतलब कि बाय एक्सटेंशन अमेरिका के भी। तो इसलिए वो ना करने की जो है ना उनके अंदर पोजीशन में वो है ही नहीं। हम्म। और इसी वजह से पहले भी जब 40 दिन की भी जो जंग हुई तो आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा ईरानी जो है असलहे का इस्तेमाल मुत्तहदा अरब इमारात के ऊपर हुआ। और अभी ठीक है, आयरन डोम भी कहने को पहुंचा दिया गया वहाँ सब कुछ, लेकिन आयरन डोम की कितनी अफादियत है वो भी हम देख चुके हैं। ईरानियों ने उसके परखचे उड़ा दिए थे। तो अब मैं समझता हूँ कि अगर जो है यूएई ने ये गलती की कि पूरी तरह साथ दिया इसराइल का, तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो यूएई का होगा। और उसके बाद इसराइल का। और अमेरिका जो है वो तो अपने आप को तबाही के रास्ते पे डाल ही रहा है। अच्छा सर, इसके अलावा कुछ 5 नुकात पेश किए गए थे अमेरिका की जानिब से कि 400 किलोग्राम जो अफज़ोदा यूरेनियम है वो अमेरिका के हवाले किया जाए, किसी भी किस्म के हर्जाने की अदायगी नहीं की जाएगी, आबनाए हरमज़ खोला जाएगा। मतलब वो श्रिंक करके वो सरेंडर तो चाह रहे हैं ईरान से, लेकिन ईरान ने फिर उसको जो है वो तस्लीम नहीं किया और ईरान ने कहा कि हम कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। तो अमेरिका एक्चुअली ये जो एक्शंस आप देख रहे हैं अमेरिका के, हथियार पहुंचाना, ऐसी शराइत रखना जो कि अनएक्सेप्टेबल हैं, व्हाट अमेरिका इज रियली थिंकिंग राइट नाउ? अभी क्या वो सोच रहे हैं, चाहते क्या हैं वो? देखिए, चाहते तो वो यही है कि ईरान जो है वो सरेंडर कर दे, ईरान जो है वो अपने घुटने टेक दे, ईरान जो है उसको कोई हर्जाना ना दिया जाए, ईरान जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ना सिर्फ बंद कर दे बल्कि जो कुछ उसने यूरेनियम की अफजाइश की है तो उनकी जो है जितने उनके पास स्टॉक पाइल मौजूद है वो उसको अमेरिका के हवाले कर दे। और ये सब के सब पहली बात तो ये कि नामुमकिन शराइत है। दूसरी बात ये कि ईरान क्यों करे? क्या उसने जंग में शिकस्त खाई है? क्या उसने मार खाई है? क्या उसका जो है इतना नुकसान हुआ है कि वो इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो जाए? क्योंकि हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। दूसरी बात ये कि मतलब कि अमेरिका जो है वो कोई रीजनेबल बात, कोई रैशनल बात तो कर ही नहीं रहा है, क्योंकि उसकी जो लीडरशिप है इस वक्त वो टोटली इरेशनल है। आप देखिए, वो सुबह एक बयान देते हैं, शाम को एक और बयान देते हैं। और अब वो जो है ना उनको सारी चीजें नजर आ रही हैं आगे चीन से। वो जो है अपने मुंह के ऊपर कालिक मलवा करके आ गए हैं। और उसके अलावा ये कि मैंने आपसे पहले भी एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि जुलाई की जो है 4 जुलाई इस दफा 250th एनिवर्सरी है अमेरिका की को आज़ाद हुए या मुतहदा अमेरिका को जो है ना कायम हुए हुए। तो बहुत बड़ी सेलिब्रेशंस होनी है, लेकिन वो क्या सेलिब्रेशंस होंगी अगर बॉडी बैग्स आ रहे होंगे और अमेरिका की जो है शिकस्त होगी। तीसरी बात जो है जो बहुत अहम है अगेन कि वो साल के आखिर के करीब जो है मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं। और इस पर जो अप्रूवल रेटिंग है ट्रम्प साहब की वो इतनी निचली सतह पे गई है कि तारीख में किसी भी अमेरिकी सदर का इतना जो है इतनी लो रेटिंग नहीं रही है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के पास एक ही रास्ता है कि वो फिर से जो है ना वो शुतर बेमहार की तरह मैदान जंग में कूद जाए, चाहे उसमें अमेरिका खुद तबाह हो जाए। और अमेरिका की तबाही यकीनी है अगर उसने दोबारा जंग छेड़ी। आबनाए हरमज़ के हवाले से भी नया मैकेनिज्म कोई तैयार करने की जो है वो बातचीत हो रही है। तो आबनाए हरमज़ का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं कि उस पर क्या ईरान की मानी जाएगी या फिर ईरान की माननी पड़ेगी दुनिया को? नहीं, ईरान तो बिल्कुल मनवा सकता है,
क्योंकि देखें, पहली बात तो ये है कि इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं लोग। वो कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल वाटरवे, इंटरनेशनल नहीं है, ये टेरिटोरियल वाटरवे है। और ईरान का भी है और ओमान का भी है। और ईरान जो लाए अमल पेश कर रहा है, उस लाए अमल में वो ये कह रहा है कि ओमान और ईरान जो है वो इसको दोनों मिल करके कंट्रोल करेंगे। और ये वो करवा सकते हैं और करवा के रहेंगे। अमेरिका ने जो सो कॉल्ड क्या कहना चाहिए ब्लॉकेड लगाया हुआ है, वो बिल्कुल बेमानी है और ना ही उसका कोई काम हो रहा है। लेकिन ईरान अगर चाहे तो वो तहस नहस कर सकता है अमेरिका का, चाहे जितनी भी वो फौजें लेकर के आए। और ईरानी कौम जो है इस वक्त तैयार है लड़ने के लिए, मरने के लिए। दूसरे कि उसके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसने वहां पे पूरे अपने कोस्ट लाइन पे भी, और उसके बाद फिर आपनाए हॉर्मुज़ के दरमियान में भी जेर सतह जो है, उसने ऐसे मैकेनिज्म्स लगाए हुए हैं कि वो मनवा के रहेगा। इसमें कोई और चारा नहीं है। बेहतर यह है कि गुफ्तगू की जाए, डिप्लोमेसी को मौका दिया जाए और बातचीत करके इस मामले को हल किया जाए। वरना जंग ना सिर्फ इसका हल है, बल्कि जंग जो है वो खित्ते की भी तबाही है और दुनिया की माशियात की भी तबाही है। अच्छा सर, अब एक और अभी न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से इंकशाफ किया गया था, इराक के अंदर भी कुछ खुफिया बेसिस बनाई हुई थी इसराइल ने ऑपरेट करने के लिए ईरान के खिलाफ। अभी तो बातें आहिस्ता आहिस्ता खुल करके आ रही है। इन्होंने हर जगह बनाई हुई है खुफिया बेसिस। और इनकी कोशिश यही थी कि पूरा जो कि इनका ग्रेटर इजराइल का जो एम है, वो इसी तरह से वो हासिल करेंगे कि उनकी जो खुफिया बेसिस हैं उनके ज़रिए वो हमला करें, और जब ज़रूरत पड़े तो उनको जो है ना वो इस्तेमाल करें। आपको मालूम ये होना चाहिए कि उन्होंने भारत में भी खुफिया बेसिस बनाई हुई हैं, और भारत उनका बहुत बड़ा हलीफ है। और भारत अब अभी मोदी साहब यूएई भी तशरीफ़ ले गए, और 28 फरवरी के हमले से पहले वो तल अवीव तशरीफ़ ले गए थे। तो इसलिए ये बात अब खुल के आ रही है। तो इराक में बिल्कुल दुरुस्त आप बात बता रहे हैं, लेकिन और भी जगहों पे उन्होंने बनाई हुई है, और उसको उनको वो एक्टिवेट करने के चक्कर में है। लेकिन इस वक्त एक खुशाइंद बात यह है कि ईरान की अपनी जो है वो निगाहें ना सिर्फ बड़ी मजबूत हैं, उसको उसके जो दो हलीफ हैं, एक जी। रूस और एक चीन, वो उन अपने सैटेलाइट्स और इनकी मदद से भी ईरान को पूरी जो है ना विजिबिलिटी दिखा रहे हैं। और इस वक्त एक एक चीज वाजे है ईरानी लीडरशिप के सामने। एक नेक्सस हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, आपने यूएई का जिक्र किया, वो इस वक्त फ्रंटमैन बना हुआ है इसराइल का। फिर आपने अभी जिक्र किया मोदी भी तशरीफ़ लेकर जाते हैं वहाँ पर यूएई। तो क्या ये आपको एक नेक्सस बनता हुआ दिखाई दे रहे है ईरान के ख़िलाफ़, या फिर ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी एक नेक्सस है मुत्तहिदा का, इसराइल का और भारत का? इससे पाकिस्तान को भी कोई ख़तरा है? बिल्कुल खतरा है जनाब। क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक जो है ना, ये एक ट्रोयका आप समझें बन गया है। दो तीन चीज़ों को की आप कलई मिलाएं। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान ने इतनी ज़्यादा कोशिश की, मीडिएशन की। अब पाकिस्तान को बदनाम करने की मीडिया में कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान ने ईरानी तैयारों को जो है ना पनाह दी हुई है, और पाकिस्तान का ये एम है और वो है। लेकिन ये जो ट्रोयका है, इसमें आप देखें कि मोदी साहब पहले तल अवीव गए थे 25 फरवरी को, और उसके बाद अभी यूएई होके आ रहे हैं। अभी आप भारतीय क्या कहना चाहिए कमांडर इन चीफ का आर्मी के, उन्होंने इस तरह का बयान दिया है मजाका खेज, जो कि किसी भी आर्मी चीफ को देना जो है मुनासिब नहीं है। लेकिन उसमें नजर ये आ रहा है कि वो लोग हमें बहुत ज़्यादा जो है, हमसे उनको तकलीफ है। यूएई ने पाकिस्तानी जो है शिया कम्युनिटी को जो है बेदखल कर दिया है और नोटिस दे दिया है। हमसे जो हमें उन्होंने जो अपना क्या कहना चाहिए फाइनेंशियल एड की हुई थी, वो उन्होंने वापस मांग ली, सब कुछ कर लिया। लेकिन इस ट्रोयका में ये इनको नज़र ये आ रहा है कि ईरान का एक बहुत बड़ा हलीफ है पाकिस्तान, जो कि हम हैं, और हमें फ़ख्र इस बात के ऊपर। वो अलग बात है कि हम मीडिएटर हैं और हम बिल्कुल गैर जानिबदार होकर के मीडिएशन कर रहे हैं। लेकिन ईरान हमारा दोस्त है, और हमारे ताल्लुकात इस वक्त सऊदी अरब के साथ भी हैं। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, जो मेरी इत्तलात है कि सऊदी अरब खुद जो है वो ईरान के साथ बेहतर अब कोशिश चाह रहा है, और ये चाह रहा है कि कोई एग्रीमेंट हो जाए, ताकि ईरान और सऊदी अरब जो है वो
मुख्तलिफ सिमत में ना हो, दोनों एक हलीफ के तौर पर सामने आए। तो इसलिए, और फिर ये जो पाकिस्तान के साथ जो स्ट्रेटेजिक पैक्ट है सऊदी अरब का, उसमें तुर्की भी शामिल होना चाहता है, मिस्र भी शामिल होना चाहता है, और कतर ने भी जो है ना वो कोशिश की है कि वो इसमें शामिल हो जाए। तो ये एक जो क्या कहना चाहिए, एक अलायंस बन रहा है, उसके खिलाफ ये लोग हैं और चाहते हैं कि ये कभी ना बने। तीसरी तरफ अगर आप देखें, पाकिस्तान में पिछले चंद दिनों में और चंद हफ्तों में दहशतगर्द हमले इतने ज्यादा बढ़ गए, और ये अफगानिस्तान की जानिब से आ रहे हैं। तो ये कौन करा रहा है? यही जो पाकिस्तान के दुश्मन है, और जो ईरान के दुश्मन है, जो मुसलमानों के दुश्मन है, जो खित्ते के दुश्मन है, वो ये करा रहे हैं। अफसोस ये है कि नाम वो इस्लाम का लेकर के हमला करते हैं। एग्जैक्टली ये बिल्कुल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ईरान के ख़िलाफ़ जिस तरीके से ये नेक्सस बन चुका है, तो उसके असरात हमें नज़र आ रहे हैं। और ये सिर्फ़ इसलिए कि मुसलमानों की ये जो यूनिटी है, वो जो पैक्ट जिस तरीके से आपने बताया कि उस पैक्ट के अंदर, स्ट्रेटीजिक पैक्ट के अंदर दीगर ममालिक जो शामिल होना चाहते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ उसके दरमियान जो है वो रुकावट डालने के लिए कोशिशें की जा रही है। बहुत शुक्रिया सर, इट वॉज़ रियली नाइस हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू। बड़े हमारे डाउट्स क्लियर हुए, आपने हमारे सवालों का बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। आपका बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया होता है, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमारी ऑडियंस को भी। नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।